बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद अनवर, डायरेक्टर ऑफ अनवर नर्सिंग कोचिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सही है। तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज को हमने फर्स्ट पार्ट में डिटेल से हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कौन कौन सी थ्योरीज है। आपको पता है क्लासिकल थ्योरीज को हमने डिस्कस किया था, क्योस थ्योरी को हमने डिस्कस किया था, सिस्टमैटिक थ्योरी को डिस्कस किया था, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को डिस्कस किया था, कॉम्प्लेक्सिटी और कंटीजेंसी थ्योरी को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है क्या। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सही है। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, यूनिट नंबर 1। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है क्या, इसका क्या मतलब है कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग किस तरह टाइप की होनी चाहिए। जी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि एक एसोसिएशन जो एक खास मकसद के लिए काम करता है वो किस तरीके से अरेंज होता है। देख आपने कभी सोचा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ जो सोच के लोग होते हैं, मुख्तलिफ जगहों से जो लोग आकर एक ही जगह पे काम करते हैं और एक वेल ऑर्गेनाइज वे से वो काम सर अंजाम देते हैं, वो किस तरह हो सकता है, किस तरह। फॉर एग्जांपल, अगर इस इंस्टीट्यूट में हम काम करते हैं ना, तो मुख्तलिफ स्टाफ है, हर स्टाफ की जो सोच है, उसकी जो परसेप्शन है, वो दूसरे से अलग है, उसकी एटीट्यूड, बिहेवियर सब कुछ दूसरे से अलग है, लेकिन फिर भी एक मैनर से, एक ऑर्गेनाइज वे से यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, किस तरह काम करते हैं। देख, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है ना, फॉर एग्जांपल आप जो भी एक मैपिंग है, एक ब्लू प्रिंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, एक ब्लू प्रिंट है, या आप कह सकते हैं कि एक मैपिंग है। आप लोग स्टडी डिज़ाइन आप लोगों ने पढ़े हैं ना, इसी तरह ये भी एक स्टडी डिज़ाइन है, एक मैपिंग है। जब आप घर बनाते हैं ना, तो घर से पहले आप क्या करते हैं, एक मैपिंग करते हैं, एक नक्शा बनाते हैं। इसी तरह जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन जब आप बनाते हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं, दो चीज़ों की बेस पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। मैं इसके एक एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर कोई गंदगी है, मतलब ये जो फ्लोर है वो साफ नहीं है, आप उसको, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जाओ और किसी को बुलाओ ताकि उसको साफ कर लें, तो क्या आप डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस में जाएंगे कि आई उसको साफ कर लें? नहीं जाएंगे ना। इसका अपना कोई स्टाफ होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हैं। ठीक है। या फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट्स हैं जो वेड आउट यूनिफॉर्म है, ठीक है, मतलब डिसिप्लिन को वो फॉलो नहीं कर रहा है या यूनिफॉर्म में नहीं है, तो आप किसके पास जाओगे और कंप्लेन करोगे? प्रोक्टर के पास जाओगे ना। तो ये आपको किसने बताया है कि उसके पास जाना है? आप किसी और टीचर के पास क्यों नहीं जाते? देख, हर इंस्टीट्यूट में या हर ऑर्गेनाइजेशन में हर इंडिविजुअल, हर एम्प्लॉय के अपने एक पोजीशन होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं। वो जॉब डिस्क्रिप्शन की बेस पे डिसाइड करते हैं, वरना हर कोई कहेगा कि नहीं मुझे इस पोस्ट पे जो है जॉब करने है, इससे आगे या पीछे में जॉब नहीं करूँगा, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो हमें दो चीज़ों के बारे में, मतलब मोस्टली जो हम बनाते हैं दो चीज़ों के बेस पे बनाते हैं। द फर्स्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? Yes, accountability, but simple you can say who is responsible for a particular function, your task. Who is responsible? Is responsible for a particular टास्क। सही है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि अगर एक फ्लोर पे गंदगी है तो ये कौन साफ करेगा? अगर बाहर गेट पे अगर आप कोई है, मतलब गेट को ओपन करना है, तो कौन ओपन करेगा? ठीक है। अगर आपकी क्लास नहीं हो रही तो आप किसके साथ रिपोर्ट करोगे, किसके पास आप रिपोर्ट करोगे? ठीक है। तो ये सारे आपको बताएंगे, ये जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताते हैं। इसमें हर इंडिविजुअल की अपने एक जॉब डिस्क्रिप्शन होंगे और उस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए वो इंडिविजुअल अकाउंटेबल होगा, उससे पूछा जाएगा। अगर जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, अगर फ्लोर गंदा है तो जो यहाँ पे क्लीनर के पोस्ट पे होगा
उससे पूछा जाएगा, किसी दूसरे टीचर से पूछा नहीं जाएगा। या अगर एक क्लास कोऑर्डिनेटर है और उसी क्लास में जो भी प्रॉब्लम है तो उसी क्लास की जो कोऑर्डिनेटर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उससे पूछा जाएगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसी तरह हर एक के अपने अपने काम होते हैं, प्रिंसिपल की क्या काम है, वाइस प्रिंसिपल की क्या काम है, एचओडी की क्या काम है। सो दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये अकाउंटेबिलिटी ही आपको बताते हैं कि आपकी काम क्या है। ठीक है, और द सेकंड वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। द सेकंड वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है ना कि हु इज इन चार्ज, इन चार्ज, हु इज रिस्पॉन्सिबल। हर काम के लिए एक इंडिविजुअल होता है ना, इंचार्ज कौन है। आप किस, फॉर एग्जांपल आप किसी वार्ड में काम करते हैं तो आप किसको रिपोर्ट करोगे? उस वार्ड की इंचार्ज कौन है? हो सकता है वहाँ पे टीएल हो, या वहाँ पे सुपरवाइजर है, या मैनेजर है। ठीक है, मुख्तलिफ इंचार्ज होते हैं। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपोर्टिंग, आप किसके पास रिपोर्ट करोगे? तो ये दो चीजें आपको बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। ठीक है, कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम करते हैं, किस तरह उसने मुख्तलिफ सोच के लोगों को इकट्ठा करके एक वेल ऑर्गेनाइज वे पे उससे काम करवाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब इंटरनल जो एनवायरनमेंट ऑफ वर्किंग होते हैं, कि लोग उसमें जो एम्प्लॉय होते हैं किस तरह मिलकर काम करते हैं, हर एक की अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होते हैं, और उस अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे उसको डिवाइड किया जाता है कि आपका ये काम है, आपका वो काम है। सबके पहले से जब हम हायर करते हैं ना, तो हम इस अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे किसी को हायर करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई बात? अब जो ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, इसकी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है, एक एक को हम डिटेल से तो नहीं, लेकिन शॉर्टली हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सही है। सबसे पहले क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अगर आप देखें ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो डिवीजन ऑफ लेबर हम करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये बात की थी ना, जो 4 मैन हमने उसकी जो एलिमेंट्स की बात की थी, उसमें एक क्या था कि लेबर की डिवीजन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम करते हैं, उसमें जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बनते हैं या मुख्तलिफ जो ग्रुप्स बनते हैं, टीम बनते हैं, वो किस तरह बनते हैं। एक होता है छोटा ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप में से किसी की दुकान है, एक शॉप है, ठीक है, तो उसमें वो सब कुछ खुद होता है। उसी शॉप का सीईओ भी वो है, उसी का डायरेक्टर भी वो है, उसी का सेल मैनेजर भी वो है, उसी का जो है मतलब सेलर भी वो है, सब कुछ एक ही बंदा होता है ना। लेकिन जैसे आपकी जो मतलब बिजनेस है वो मतलब स्प्रेड होता है, एक्सपेंड होता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको मुख्तलिफ हर चीज़ के लिए अलग अलग लोगों को फिर रखना पड़ता है। जिस तरह मैंने घर में या गांव में जो शॉप होते हैं ना, उसमें फाइनेंस कौन संभालते हैं? वही एक इंडिविजुअल। वो फाइनेंस भी है, वो जो है सेलर भी है, वो मार्केटिंग भी करता है, सब कुछ वो करता है। लेकिन अगर उसकी बिजनेस एक्सटेंड हो जाए, मतलब वो 2-3 मार्केट तक उसकी बिजनेस फैल जाए, तो क्या उसके लिए फिर पॉसिबल है कि वो सारी चीज़ें खुद कर ले? नहीं कर सकते ना। तो जैसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करते हैं ना, तो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल होते हैं और फिर हम उस स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह उसमें से एक स्ट्रक्चर है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नाम से ही जाहिर है कि फंक्शन के लिहाज से हम डिवीजन करते हैं, जिसकी जो काम है उसको उसी ग्रुप में रख देते हैं। या आप कह सकते हैं कि वी डिवाइड द एम्प्लॉय और जो हमारे जो मतलब रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, ऑन द बेस ऑफ स्पेशलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक हॉस्पिटल की बात करें, तो हॉस्पिटल में हमारे पास नर्सेस होते हैं। ठीक है, तो उसको डिवाइड करते हैं नर्सिंग में। तो एक सबसे पहले आपके पास होते हैं ना ऊपर, यहाँ पे सीईओ होते हैं आपके, या आप कह सकते हैं हॉस्पिटल में मोस्टली हम एमएस की बात करते हैं, एमएस होते हैं। ठीक है,
फिर उसको डिवाइड करते हैं फंक्शनल में, फंक्शन के लिहाज से। जितने भी नर्सिस है ना, नर्सिस की जो काम है उसको उसी काम के बेस पे नर्सिंग में डाल देते हैं, ठीक है। नर्सिंग क्योंकि स्पेशलिटी उसकी नर्सिंग है, फार्मेसी वालों को फार्मेसी में, ठीक है। इसी तरह जो डाइटरी वाले हैं उसको डाइटरी में, सही है। इसी तरह जो फाइनेंस वाले हैं उसको फाइनेंस में। मजीद भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो जीएस लैब जो है उसको लेबॉर्ट्री में डाल सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ में आप डाल सकते हैं। तो इसको कहते हैं फंक्शनल। फंक्शनल में जो डिवीजन आप करते हैं ना, इट्स ऑन द बेस ऑफ द स्पेशलिटी या ऑन द बेस ऑफ द फंक्शन। सही, आप नर्सेज की काम अलग काम है, लेबॉर्ट्री वाले की अलग काम है, फार्मेसी वाले की अलग है। तो आपने उसे फंक्शन के बेस पे या स्पेशलिटी के बेस पे आपने उसको डिवाइड किया है, तो उसको क्या कहते हैं, फंक्शनल। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर आप समझ चुके होंगे कि ऑन द बेस ऑफ द स्पेशलिटी या ऑन द बेस ऑफ द फंक्शन, सही, आप उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर। यहाँ दूसरा जो स्ट्रक्चर है ना उसको कहते हैं, बाद में हम स्लाइड से रीड करेंगे लेकिन वहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे जी। हाँ नहीं, ये इससे आसानी से आपकी समझ आ जाएंगे ना। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, डिविजनल। अब डिविजनल क्या है जी, on the basis of the resources हम division करते हैं। resources मतलब एक product, yes, on the base of project, not product, yes, you know, on the base of project, on the base of department। उस जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जब आप अपनी छोटी छोटी डिपार्टमेंट बना देते हैं, सही है। पहले हम एक एग्जांपल दे देते हैं, मतलब एक नॉन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी कंपनी ले लें, चलो एप्पल सबसे आजकल सबसे मशहूर है, ठीक है। अगर एप्पल की एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, एप्पल, सही है। अब उस एप्पल के अंदर एप्पल मोबाइल भी बना देते हैं, एप्पल लैपटॉप भी बनाते हैं, ठीक है, हाँ, यस, आईपैड भी बनाते हैं। तो अब उसने क्या किया कि जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, एप्पल है, लेकिन उसके अंदर उसने डिपार्टमेंट बना दी। मोबाइल के अपनी डिपार्टमेंट है, लैपटॉप के अपनी डिपार्टमेंट है, आईपैड के अपनी डिपार्टमेंट है। तो उस डिवीजन को कहते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और उसमें जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, आप कह सकते हैं कि वो एक सेल्फ कंटेंट यूनिट होते हैं या ये खुद एक मिनी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, खुद एक मिनी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल के हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं, हॉस्पिटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसा कि नर्सरी हो गया, नर्सरी डिपार्टमेंट हो गया, सीसीयू डिपार्टमेंट है, आईसीयू डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसी तरह इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। अगर आप देख ले वो अलग अलग डिपार्टमेंट, अगर आप उसको देख ले तो तकरीबन जो फंक्शनल वो सारे उसमें शामिल होते हैं, लेकिन खुद से एक यूनिट होता है, सही है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखें, जो हमने अभी बात की मेडिकल डिपार्टमेंट किया, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट किया, तो ये मोस्टली आप कह सकते हैं कि वो सर्विस लाइन में आते हैं। किस में आते हैं, सर्विस लाइन। आगे हम पढ़ेंगे सर्विस लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसमें। और सर्विस लाइन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा अगर आप उसको देखेंगे ना तो दोनों में आपको सिमिलरिटी नज़र आएंगे। क्या मतलब, इसमें भी हम डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं और उसमें भी हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं, दोनों में। लेकिन मेन फ़र्क यह है कि इसमें जो डिविजनल है ना, इसमें हर चीज़ उसकी अपनी अपनी होगी। इसका फाइनेंस अपना होगा, उसका बजट अपना होगा, उसकी स्टॉपिंग अपने होंगे, लैपटॉप वाले के सारे बजट, उसके मार्केटिंग, उसके सब कुछ अलग होंगे और आईपैड के अलग होंगे, ठीक है। तो उसको कहते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ रूरल क्लिनिक होते हैं, आपने देखे होंगे, कुछ आउट पेशेंट क्लिनिक होते हैं, कुछ इन पेशेंट होते हैं, ठीक है। तो उसको डिविजनल में आप कह सकते हैं। डिविजनल डिपार्टमेंटल की बेस पे, जब प्रोजेक्ट की बेस पे आप डिवाइड करते हैं। मैं इसके एक एग्जांपल यहाँ इंस्टीट्यूट की बता देता हूँ। देख, हमारे जो इंस्टीट्यूट है वो नर्सिंग एजुकेशन देते हैं ना, ठीक है। लेकिन क्या है कि नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेस, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में हम डिवाइड करते हैं। बीएसएन के अलग डिपार्टमेंट है,
LHV एंड CMW के अलग डिपार्टमेंट हैं। इसी तरह आपके जो पोस्ट RN के अलग डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। स्पेशलिटी जो स्पेशलाइजेशन है उसके अलग डिपार्टमेंट है। अगर आप BS डेंटल करना चाह रहे हैं या कुछ, तो इसके अलग डिपार्टमेंट है। सो दिस इज कॉल्ड डिविजनल। देख, ऑर्गेनाइजेशन तो एक है ना, मेडटेक कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, लेकिन इसके अंदर छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है और हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने हेड होते हैं। पोस्ट RN के अपने हेड हैं, HOD हैं। BSN के अपने हेड हैं, HOD हैं। LHV की अपने हेड हैं, ठीक है, और उसके अपने स्टॉपिंग होते हैं। सही है। तो आप अगर उसको देख लें ना तो एक मेनी ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं, क्योंकि उसका अपना हेड, फिर उसकी जो है सब हेड और इस तरह जो सबऑर्डिनेट सब कुछ उसमें आ जाते हैं, ठीक है। और उसका अपना फाइनेंस होते हैं, इतने उसके सेमेस्टर फीस है, इतने इसके ये है, इतने पैसे टोटल इसमें से आई है, इतने उस पर दोबारा खर्च हुए, उसकी इम्प्लाई को इतने पैसे दिए हैं। तो हर एक के अपने अपने HR होते हैं, अपने फाइनेंस होते हैं। तो उसको डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जब एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है तो उसको डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे डिपार्टमेंट में, और हर डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं को एज अ मेनी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं डिविजनल। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब इसके अलावा दो और हैं। एक को हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और एक को कहते हैं हाइब्रिड। ये दो भी बहुत सिमिलर हैं, इसमें भी आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे। एक है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और एक है हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। दोनों को पढ़ेंगे। देख, एम जो है ना, ये एम, ये दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि दिस इज द बोथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर। हमने दो स्ट्रक्चर डिस्कस की ना। हमने एक स्ट्रक्चर क्या डिस्कस कर दिया, फंक्शनल, और एक को हमने डिस्कस कर दिया डिविजनल। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। जब दोनों को कंबाइन कर देते हैं एक ही अम्ब्रेला में, तो हम उसको कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एज द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? अच्छा, पहले मैट्रिक्स बता दें। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एम का मतलब होता है ना मल्टीपल। व्हेन यू हैव मल्टीपल बॉस, व्हेन यू हैव मोर देन वन बॉस। नॉर्मली तो वन बॉस होते हैं ना, आप एक ही बंदे को रिपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जितने भी लोग रिपोर्ट करेंगे तो मुझे रिपोर्ट करेंगे, उसको कहते हैं वन, एक ही प्रिंसिपल होगा, ठीक है। लेकिन कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों को अपनी रिपोर्ट करने हैं। मतलब अगर एक नर्स है तो वो दो लोगों को रिपोर्ट करेंगी, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को अगर MCQs में आ जाए, आपने उसको इस तरह समझना है कि उसमें जो एम्प्लॉय होते हैं वो एक से ज़्यादा बॉस को रिपोर्ट करते हैं। उसके एक से ज़्यादा बॉस होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा बॉस होते हैं इसके। देख, अगर हॉस्पिटल की बात करें एक ही बॉस है ना, MS। कॉलेज की बात करें एक ही बॉस है, प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ पे आप एक से ज़्यादा बॉस को रिपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय है, इमरजेंसी नर्स है, तो इमरजेंसी नर्स जो है, जो इमरजेंसी की जो सुपरवाइजर है या उसकी जो TL है उसकी भी रिपोर्ट करेंगे, और इसके साथ साथ जो नर्सिंग डायरेक्टर है या MS है उसको भी रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो दो लोगों को एक ही साथ पे वो क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। समझ में आ गई ये बात? या फॉर एग्जांपल एक नर्स है, ठीक है, और एक हॉस्पिटल में वो काम करते हैं, ऑन्कोलॉजी वार्ड में या मेडिकल वार्ड में रिपोर्ट काम करते हैं। तो वो तो मेडिकल वार्ड की जो TL है, सुपरवाइजर है, उसको तो रिपोर्ट करते हैं ना। लेकिन इसके साथ साथ वो या तो MS को या नर्सिंग डायरेक्टर को भी रिपोर्ट करेंगे। तो एक से ज़्यादा, या अगर आप एक इंचार्ज है, डायबिटीज क्लिनिक के आप इंचार्ज, ठीक है, तो आप इन पेशेंट के भी रिपोर्ट करेंगे और आउट पेशेंट को भी रिपोर्ट करेंगे। दोनों को आप रिपोर्ट करते हैं, सही है, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्यों कंफ्यूज होते हैं ना, आप भी अभी तक कंफ्यूज हो चुके होंगे कि हाइब्रिड और मैट्रिक्स को हम किस तरह डिवाइड कर ले, किस तरह डिफरेंशिएट कर ले, ठीक है। देखिए, एक बात याद रखिए, मैंने सिंपल बता दिया कि हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें दो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको जब कंबाइन किया जाता है,
मतलब हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एज वेल एज द डिविजनल। अब जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स ये अक्सर उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है जो हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के मालिक हो, जिसमें फंक्शनल भी हो डिवीजन भी हो। क्योंकि देख एक अगर हम सिर्फ फंक्शनल की बात करें ना, फंक्शनल की हम बात करें, फंक्शनल की अगर हम बात करें तो उसमें तो आप सिर्फ फॉर एग्जांपल नर्सिंग है तो नर्स किसकी रिपोर्ट करेंगे? नर्सिंग डायरेक्टर को, ठीक है, सिंपल। या नर्सिंग जो सुपरवाइजर है उसके ऊपर जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है उसको रिपोर्ट करेंगे, तो नर्स रिपोर्ट करेंगे नर्सिंग डायरेक्टर को। लेकिन डिविजनल में क्या है? डिविजनल में डिवीजन बन गई, डिवीजन बन गई ना, कार्डियोलॉजी डिवीजन बन गई, इमरजेंसी डिवीजन बन गई, सीसीयू है, आईसीयू है, एनआईसीयू है, मुख्तलिफ डिवीजन बन गई। तो देख अब जो नर्स है ना, अगर वो एक डिवीजन में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल एक नर्स है और वो आईसीयू में काम करते हैं, आईसीयू जब डिवीजन बन गई तो उसको हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसमें फंक्शनल भी है और डिविजनल भी है। अब एक नर्स है, नर्स, तो नर्स कौन सा स्ट्रक्चर में फॉल करता है? फंक्शनल में। और वो आईसीयू में काम करते हैं तो डिविजनल में काम करेगा, तो दोनों मिक्स हो गई। अब जो आईसीयू नर्स है, आईसीयू नर्स, ये जो सिस्टम है उसको हाइब्रिड कहते हैं क्योंकि दो स्ट्रक्चर उसमें है। अब जो ये नर्स है उसकी दो बस बन गई, कितने बन गई? दो। एक तो आईसीयू की जो इंचार्ज है या आईसीयू जो मैनेजर है, एक उसको रिपोर्ट करेगा, ये नर्स रिपोर्ट करेगा आईसीयू इंचार्ज को, और ये नर्स जो है ये रिपोर्ट करेगा नर्सिंग डायरेक्टर को भी। तो कितने बॉस बन गए? टू बॉस। तो इसको, इस डिजाइन को फिर क्या कहेंगे? मैट्रिक्स, क्योंकि उसके एक से दो ज्यादा बॉस हैं। और जब दो स्ट्रक्चर एक साथ आ जाएंगे उसको हाइब्रिड कहेंगे। तो हमेशा जो मैट्रिक्स है वो यूज होता है हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, क्योंकि फंक्शनल में तो यूज नहीं हो सकता ना। फंक्शनल में तो आप एक ही लाइन में जाते हो, डिविजनल में भी आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक डिवीजन, हमने कहा कि एक डिवीजन जो है इट्स अ मेनी ऑर्गेनाइजेशन, तो मेनी ऑर्गेनाइजेशन में आप सिंपली रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो तो उसमें जो यूज किया जाता है चेंज ऑफ कमांड या अथॉरिटी, उसमें एक से ज्यादा बॉस होते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं मैट्रिक्स। आप समझ में आ गए? हाइब्रिड सिस्टम के अंदर यूज होता है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स की जब भी बात आएंगे एट्स मीन एम यूज फॉर मल्टीपल या मेनी, यू कैन से बॉस, और एच हाइब्रिड यूज फॉर द हाउस। हाउस, हाउस में कितने रूम्स होते हैं? मुख्तलिफ रूम्स होते हैं ना। आप लाजमी तो नहीं है कि सारी रूम्स की एक ही डिजाइन हो। मैं अपने रूम अपने हिसाब से डिज़ाइन करूँगा, आप अपने रूम अपने हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। कोई बड़ा रूम होगा, कोई छोटा रूम होगा, किसी में आप जेप्स करोगे, किसी में आप कलर करोगे, किसी में लाइटिंग ज़्यादा होगी, किसी में लाइटिंग कम होंगे, ठीक है। तो हर जो रूम है ना वो एक अलग हाउस की वो शो करते हैं, मैनी हाउस से, ठीक है। तो इसीलिए हाइब्रिड सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फंक्शनल एज वेल एज अ डिविजनल, और मैट्रिक्स यूज किया जाता है इनसाइड द हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है आपके स्लाइड में? फंक्शन क्या है? सर्विस लाइन ऑर्गेनाइजेशन, पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन होगा और सर्विस लाइन ऑर्गेनाइजेशन होगा। पैरेलल है? अच्छा, पैरेलल का मतलब क्या है? पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन, पैरेलल, पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है? दो लाइन्स अथॉरिटीज होते हैं। क्या होते हैं इसमें? टू लाइन अथॉरिटी। लेकिन एक चीज याद रखें, आप कहेंगे कि अभी तो आपने मैट्रिक्स में भी कहा कि आप दो लोगों को मतलब रिपोर्ट करेंगे तो टू बॉस हो गए ना। इसमें टू बॉस नहीं होते, टू अलग सेपरेट लाइन ऑफ अथॉरिटीज होते हैं। आपने कभी रोड देखा है जो जिस पे हम गाड़ी चलाते हैं, उसके बीच में एक लाइन होते हैं,
ठीक है, उस लाइन को आप समझे। जो एक साइड है वो अलग डायरेक्शन पे जा रहे हैं, जो दूसरा है वो अलग पे जा रहा है, दोनों सेम पे भी जा सकते हैं लेकिन अलग अलग है। ये लाइन का मतलब ये है कि ये रोड सेपरेट है, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, सही है। तो पैरेलल जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं उसमें टू लाइन ऑफ सेपरेट अथॉरिटी होते हैं, टू लाइन ऑफ सेपरेट अथॉरिटी। अच्छा, हमने अभी बात की मैट्रिक्स की, तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी एंड में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि क्या है। पहले डिस्कस कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं। पैरेलल में क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल क्या हो सकते हैं पैरेलल में? एक दूसरे को रिपोर्ट करते हैं। नहीं, ऊपर नीचे करते हैं। एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है, ठीक है। हॉस्पिटल में जो हेड है फॉर एग्जांपल वो सीईओ है या एमएस है, चलो एमएस है जो भी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल जो मेडिकल स्टाफ है ना उसके अपने एक हिरार्की है, और वो जो चीफ ऑफ मेडिकल ऑफिसर हैं, मेडिकल ऑफिसर उसको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसको रिपोर्ट करते हैं। यानी मेडिकल के अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन के अलग लाइन है। एडमिनिस्ट्रेशन सारी यहां पे रिपोर्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अलग है। ये दोनों अलग अलग है, सेपरेट है। अब मैं इसके ड्रॉबैक भी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नर्स है, क्या है, नर्स खड़ा है यहाँ पे, नर्स बेचारा तो हर जगह पे पास जाता है ना। आप एडमिनिस्ट्रेशन वाले नर्स को कहते हैं, दो अलग लाइन है ना, एक लाइन मेडिकल की है और एक लाइन एडमिनिस्ट्रेशन की है। फॉर एग्जांपल नर्स बीच में खड़ा है, नर्स को अगर एडमिनिस्ट्रेशन वाले कहते हैं, नर्स एडमिनिस्ट्रेशन को क्या रिपोर्ट करेंगे कि हमारे पास बेड कितने अवेलेबल हैं या बेड कितने हैं या नहीं है, पेशेंट रेशो कितने हैं, ये चीजें रिपोर्ट करेंगे ना। आप एडमिनिस्ट्रेशन वाले नर्स से कहते हैं कि बेड को विद इन 5 मिनट मुझे बेड खाली चाहिए, बेड को खाली कर दे। लेकिन जो मेडिकल वाले हैं ना वो नर्स को कहते हैं कि नहीं, ये जो पेशेंट है ना ये मजीद 1 दिन यहाँ पे रहना चाहिए, उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे। आप ये क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, किसको मानेंगे, ठीक है, इसको मानेंगे या इसको मानेंगे, ठीक है। मेनली जो है आप जो है सीईओ और एडमिनिस्ट्रेशन के मानेंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि दो सेपरेट अथॉरिटीज, लाइन ऑफ अथॉरिटीज होते हैं जहाँ पे आप काम करते हैं, ठीक है। एक आपकी मेडिकल फील्ड के रिलेटेड होते हैं और आप एक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड होते हैं। जब टू लाइंस ऑफ अथॉरिटी की बात होंगी ना उसको पैरेलल कहते हैं। पैरेलल बिल्कुल सेम एक जैसे, लेकिन पैरेलल दो सेपरेट, एक जैसे नहीं। समझ में आ गई बात? जब देख अगर टू लाइन ऑफ अथॉरिटी की बात होंगी एमसीक्यूज में तो इसका क्या मतलब होगा, पैरेलल। अगर मल्टीपल बॉस या मोर देन वन बॉस की बात होगी तो इट्स मीन मैट्रिक्स। अगर मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी तो इट्स मीन हाइब्रिड, ठीक है। अगर स्पेशलिटी की बात होगी तो इट्स मीन फंक्शन। अगर सेल्फ कंटेन यूनिट या मेनी प्रोजेक्ट की बात होगी या मेनी या उसको डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी डिविजनल को कहते हैं, इसके अदर नेम्स है, ठीक है। अच्छा, एक और है, इसको कहते हैं सर्विस लाइन स्ट्रक्चर, सर्विस लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और इसका एक नाम और भी है, सर्विस इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सर्विस लाइन या सर्विस इंटीग्रेटेड। इसका मतलब क्या है, सर्विस लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो बंदा सर्विस प्रोवाइड करता है वो एक खास लाइन के थ्रू रिपोर्ट करेगा। नहीं, यस, ऑर्गेनाइज अराउंड द पेशेंट, या सिंपल यू कैन से कि ग्रुप द एम्प्लॉय किस चीज की बेस पे, ऑन द टाइप ऑफ पेशेंट, ठीक है। हमारी हाँ मुख्तलिफ टीम्स होते हैं ना, हम कहते हैं इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, हम कहते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है, ठीक है, हम कहते हैं कि ये ऑन्कोलॉजी टीम है, ये कार्डियोलॉजी टीम है, मुख्तलिफ टीम्स होते हैं ना।
उसमें जो ग्रुप्स अब बनाते हैं ऑन द बेस ऑफ द पेशेंट टाइप के बनाते हैं। अगर कैंसर के पेशेंट के लिए आप ग्रुप बनाते हैं उसको हम ऑन्कोलॉजी टीम कहते हैं। अगर कोई कार्डिक इशू आएंगे और उसको जो टीम लीड करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी टीम कहते हैं। अगर इन्फेक्शन के ऊपर फोकस करेंगे और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम ग्रुप करते हैं ना, जो हम टीम बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं ऑन द बेस ऑफ द टाइप ऑफ पेशेंट, कि पेशेंट किस टाइप के पेशेंट है उसके हिसाब से हम उसके लिए ग्रुप बना देते हैं। सही है, और इसमें उस पे सारे हो जाते हैं। देख, अगर आप कहेंगे ना, यहाँ पे फिर कंफ्यूजन बन जाएगी ना, कि मतलब हमने सर्विस की बात की और हमने फंक्शनल या हाइब्रिड की बात की, तो फिर कंफ्यूजन बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे डिवीजन की बात नहीं हो रही। अगर आप कहेंगे ना कि डिविजनल में भी आप डिवीजन बना देते हैं ना, कि मेडिकल है, ये CCU है, ये और सर्विस लाइन में भी, लेकिन इसमें फ़र्क है। क्या है, डिविजनल में तो आपकी हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेपरेटेड। उसका अपने HR होगा, अपना फाइनेंस होगा, अपना बजट होगा, सब कुछ डिवीजन में अलग अलग होगी। डिविजनल स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक अ मैनी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो सर्विस लाइन स्ट्रक्चर है उसमें मैनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। उसी ऑर्गेनाइजेशन में से जो एम्प्लॉय हायर किए हैं उसमें से एक ग्रुप बना देते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेशलिटी। लेकिन उसके अपने फाइनेंस नहीं होगी, उसके अपने बजटिंग नहीं होंगे। उस फॉर एग्जांपल ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज, इसमें अगर हम मुख्तलिफ डिवीजन बनाएंगे ना, पोस्ट RN के अलग और LHV के अलग और हेल्थ साइंसेज के अलग, तो ये डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें से अगर हम CR को ढूंढ लेते हैं, प्रॉक्टर को ढूंढ लेते हैं, चीफ प्रॉक्टर को ढूंढ लेते हैं, तो ये क्या है, दिस इज द सर्विस लाइन्स। इसके बेस पे हमने उसको दी कि आपकी ये सर्विस है, आपकी ये सर्विस है। फॉर एग्जांपल अगर ऑन्कोलॉजी टीम है, ऑन्कोलॉजी, ठीक है, ऑन्कोलॉजी अगर कोई है, या कार्डियोलॉजी आप देख ली, कार्डियोलॉजी टीम है आपके पास, जो कार्डियोलॉजी टीम है उसमें क्या होगा, जी कार्डियोलॉजी, ये मैंने करूँगी। ठीक है, जो कार्डियोलॉजी टीम है ना, उसके अंदर कौन कौन से एम्प्लॉय होंगे, उसके अंदर नर्सेस होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके अंदर नर्स भी होंगे, डाइटिशियन भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, यस, टेक्नीशियन भी होंगे। ठीक है, तो सबकी मिलकर एक टीम बन जाएंगे। लेकिन इसमें फाइनेंस, HR ये नहीं होंगे। इसके लिए अलग कोई डिपार्टमेंट मतलब हायर नहीं करेंगे, या जो हमारे एग्जैक्ट एम्प्लॉय होते हैं उसमें से हम टीम बना देते हैं। लेकिन डिविजनल की तो हर चीज़ अलग अलग हो जाते हैं। सही है, तो ए सर्विस आप सिंपली कह सकते हैं कि सर्विस की बेस पे आप कोई ग्रुप बना देना, या एम्प्लॉय को ग्रुप कर देना ऑन द बेस ऑफ द पेशेंट टाइप, कि ऑन्कोलॉजी को कौन डील करेगा, कार्डियोलॉजी को कौन डील करेगा। वो नर्स जो कार्डियोलॉजी के बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, उसको कार्डियोलॉजी ग्रुप में रखेंगे। जिसने इन्फेक्शन कंट्रोल में अगर कोई डिप्लोमा वगैरह की है तो उसको इन्फेक्शन कंट्रोल में रखेंगे। किसी ने ऑन्कोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की है तो ऑन्कोलॉजी में रखेंगे। किसी ने पीड्स में की है तो पीड्स में रखेंगे। ठीक है, तो उसको डिवाइड करेंगे मुख्तलिफ ग्रुप्स में ऑन द बेस ऑफ द पेशेंट टाइप। समझ में आ गई। और इसको सर्विस इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? क्लियर? अच्छा, हर एक की कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज। अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसके एडवांटेज क्या है? स्पेशल, देख, जो हाई कॉस्ट पीपल होते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। यानी सिंपल यू कैन से कि द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। सही है, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। लेकिन इसके लिए ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होगी। सो दिस इज डिसएडवांटेज। अगर हम डिविजनल की बात करें
तो डिविजनल की एडवांटेज तो ये है कि जो वर्कलोड है वो कम हो जाएंगे, कि उनकी छोटी छोटी डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन आसान हो जाएंगे। लेकिन इसकी भी डिसएडवांटेज, एक तो यह है कि उसके अंदर जो कम्युनिकेशन होते हैं वो उतना नहीं होता, यानी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से आइसोलेट हो जाते हैं। मेडिकल वाले सर्जिकल के साथ उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, सर्जिकल का सीसीओ के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो आइसोलेशन बहुत ज़्यादा उसमें हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम हाइब्रिड या फंक्शनल की बात करें तो इसकी एडवांटेज क्या है जी? एक तो है कि फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है, डायनामिक डिज़ाइन है ना, मतलब चेंजेबल है, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स रूल है और उसके ऊपर चलते, लेकिन इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब एक नर्स है वो बेचारा कभी नर्सिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है और कभी डिपार्टमेंट जो सुपरवाइजर है उसको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक मतलब, और दो लोगों को एक साथ में सेटिस्फाइड करना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल ऑन्कोलॉजी वाले कहते हैं कि भाई उसको जो बेड सोर है उसको इस हिसाब से आपने उसको क्लीन करने हैं, और जो सुपरवाइजर है, नर्सिंग सुपरवाइजर, वो कहते हैं नहीं, जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है उससे आपने करना है। अब एक नर्स दोनों को किस तरह सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। या हमने जो पेरर की बात की, ठीक है, तो पेरर में भी यही है ना। एडवांटेज तो पेरर की ये है कि आपके अपनी हिरार्की है, आप उस हिरार्की में जाएंगे तो आसानी से आप अपने जो कम्युनिकेशन है आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है? अगेन कंफ्यूजन, एडमिनिस्ट्रेशन वाले कहते हैं बेड को खाली कर दे, मेडिकल वाले कहते हैं नहीं, इस पेशेंट को मुझे 1-2 दिन के लिए चाहिए, तो कंफ्यूजन हो जाएंगे ना, आप किसको मतलब रिस्पॉन्स करोगे। इसी तरह हमने बात की सर्विस लाइन, सर्विस लाइन तो अच्छी है, मतलब इसकी एडवांटेज तो बहुत, पेशेंट की जो आउटकम है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। लेकिन आपके पास इतने फैसिलिटीज़, इतने रिसोर्सेज है कि आप हर चीज़ के लिए अलग अलग टीम बना लें। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज। एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि इन्फेक्शन के लिए अलग ग्रुप बनाना, ऑन्कोलॉजी के लिए अलग बनाना है, इमरजेंसी रिस्पांस टीम अलग है, पेन मैनेजमेंट के लिए अलग टीम बनाना, तो ठीक है, तो इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। सो ये इसकी डिसएडवांटेज। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सही है। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट एंड कल्चर की, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट एंड कल्चर, क्या मतलब है इसका? ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि ईच एंड एवरीथिंग सराउंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, यस, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनवायरनमेंट किस तरह है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अलग एनवायरनमेंट होंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अलग होंगे। इसकी कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट फॉलो करते हैं, कुछ फ्लेक्सिबल डायनामिक फॉलो करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको ये बताते हैं ना, फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन एक्सकेल कम्युनिकेशन होते हैं, कुछ में नहीं होते। फॉर एग्जांपल आप किसी से बात करते हैं, आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात करते हैं, तो एक आप कह सकते हैं ना कि फेवरेबल एनवायरनमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन की वो होते हैं जिसमें स्केल कम्युनिकेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो भी इशू है आप जाके अपने कोऑर्डिनेटर के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, वो आपकी बात सुन लेते हैं, तो इसको कहते हैं स्केल कम्युनिकेशन। कभी कभार वो स्केल कम्युनिकेशन नहीं होते, ठीक है, नहीं होते ना, मतलब आप जिसके पास जाते हो आपको बात सुनने को तैयार ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे इन दैट सिचुएशन? कौन से एम्प्लॉय जो है कौन से एनवायरनमेंट में मतलब सेटिस्फाइड होंगे जी? हाँ, जहाँ पे स्केलफुल कम्युनिकेशन हो या ना हो। स्केलफुल कम्युनिकेशन हो, क्योंकि अगर बात नहीं मानेंगे उसकी कोई या सुनेंगे नहीं तो उसके बेस पर डिप्रेशन हो सकता है, उसके बेस पर ये भी हो सकता है कि काम में कमी आ सकती है, एफिशिएंसी एंड वर्क डिक्रीज हो सकता है सर, एंड ट्रस्ट कम हो सकता है। सही है। तो हार्ड एंड और भी पढ़ सकते हैं, और देख सिंपली मैंने कहा ना कि जो एनवायरमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के,
ये आप कह सकते हैं कि जो इंटरनल जो वर्क कंडीशन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, इंटरनल बात हो रही है नॉट एक्सटर्नल, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट कहते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स के इसकी? 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सही है। कितने हैं? 6 characteristics. ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल या ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये किसने दिया था? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्रिटिकल केयर नर्स ने दिया था। कब दिया था? 2011 में। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स उसने डिफाइन की, तो एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है। कि 6 वो कौन सी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो AACN ने डिफाइन की थी। उसमें जो सबसे पहले था स्केल जी कम्युनिकेशन, स्केल कम्युनिकेशन। दूसरा क्या था इसमें? ट्रू कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन। थर्ड नंबर पे क्या था? इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। फोर्थ नंबर पे क्या है? एप्रोप्रिएट स्टॉपिंग। फिफ्थ नंबर पे क्या है? मीनिंगफुल रिकग्निशन, मीनिंगफुल रिकग्निशन। और सिक्स नंबर पे क्या है? ऑथेंटिक लीडरशिप, ऑथेंटिक लीडरशिप। देख, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें स्केलफुल कम्युनिकेशन है। स्केलफुल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो उसमें डॉक्टर्स भी काम करते हैं, उसमें नर्सेज भी काम करते हैं, मुख्तलिफ लोग उसमें काम करते हैं। अगर नर्स किसी डॉक्टर को कोई भी बात कह देते हैं और वो उसको सुन लेते हैं तो उसको स्केलफुल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर एक नर्स एक डॉक्टर के साथ बात करते हैं और वो उसको इग्नोर करते हैं तो वो एनवायरनमेंट जो है वो कभी भी इफेक्टिव एनवायरनमेंट नहीं होगा। इसी तरह अगर आप जहाँ पे स्टडीज कर, ठीक है, द नेक्स्ट क्या है कैरेक्टरिस्टिक? ट्रू कोलैबोरेशंस, एक टीम वर्क होनी चाहिए, ठीक है, टीम वर्क। फॉर एग्जांपल एक वार्ड में या एक डिपार्टमेंट में नर्स और डॉक्टर काम करते हैं ना, या बाकी डाइटिशियन भी होते हैं, उसमें फिजियोथेरेपी वाले भी होते हैं। तो अगर कोई भी प्लान बनाते हैं ना तो कंबाइन सब मिलकर एक प्लान बना ले तो ये कोलैबोरेशन है। अगर एक प्लान जो है सिर्फ डॉक्टर जो है वो डोमिनेट करके बना दे या नर्स बना दे तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो मतलब टीम वर्क होनी चाहिए जहाँ भी आप काम करते हो। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क है तो वो क्या है? पॉजिटिव एनवायरनमेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन की। समझ में आई? आप दूसरे की हेल्प करते हो, वो आपकी हेल्प करते हैं, तो एक टीम वर्क होनी चाहिए। प्लानिंग करने हैं, जो भी करने हैं तो साथ मिलकर करने चाहिए। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, अगर जो भी डिसीजन लिया जाता है अगर वो डिसीजन इफेक्टिव है, और कब इफेक्टिव होगा? जब टीम वर्क होगा, ठीक है। मतलब जो सक्सेसफुल डिसीजन ली जाएंगे पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगी। एप्रोप्रिएट स्टॉपिंग, अगर आपके पास ज़्यादा स्टॉप है, एप्रोप्रिएट स्टॉप है तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, ओवरलोड कम होंगे। अगर एक हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट में 100 पेशेंट आते हैं और आपके पास 5 स्टॉप है तो वर्कलोड क्या होगी? ज़्यादा होगी ना। तो इसके एक तो यह है कि जो एम्प्लॉय है उसके लिए भी एक बोरिंग एनवायरनमेंट होंगे, और दूसरा यह है कि इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी नेगेटिव होंगे, क्योंकि 20 पेशेंट को अटेंड करना इज नॉट ईजी, ठीक है। तो स्टॉपिंग होनी चाहिए। अगर स्टॉपिंग एप्रोप्रिएट स्टॉप है, हर काम के लिए अलग अलग स्टॉप है, तो मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। मीनिंगफुल रिकग्निशन, क्या मतलब है मीनिंगफुल रिकग्निशन?
उसके हाँ उसके मतलब आपकी जो रिकग्निशन है, जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, उसको वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, वो आपको रिकग्नाइज किया जाएगा, आपकी जो काम है उसको अच्छी निगाह से देखा जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको जी। इसमें हम क्या करते हैं, मीनिंगफुल रिकग्निशन में हम क्या करते हैं, अक्सर हम कॉलेज में भी करते हैं, अक्सर हम कहते हैं कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर, टीचर ऑफ द ईयर, ठीक है, बेस्ट स्टाफ कौन है, इस मंथ की जो है कौन सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है। अगर आप किसी की वर्क, किसी की परफॉर्मेंस को आप रिकग्नाइज करेंगे ना, वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगी। लेकिन अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो क्या कहेंगे कि काम करना है नहीं करना है, बस वैसे भी ठीक है। और ऑथेंटिक लीडरशिप, आपकी जो लीडरशिप है ना, जिसके लीडरशिप में आप काम करते हैं, वो क्या होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका, मतलब लीडरशिप बहुत जबरदस्त होना चाहिए, जिससे लोग भी खुश हो और वो काम भी नहीं करें। किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर जब एक लीडर है वो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, ठीक है, तो आप क्या इस एनवायरनमेंट में आप कंफर्टेबल होंगे, नहीं होंगे ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि ठीक है आज कल आपने नहीं आना है, बस कर ले छुट्टी, लेकिन कल जैसे आपसे डिडक्शन हो जाती है या कुछ ना, और आप कहते हैं कि मैंने टीसी, आपने मुझसे कब छुट्टी लिया था, मैंने आपको थोड़ी ये कहा था कि आप जो है छुट्टी कर ले विदाउट परमिशन ही। तो नेक्स्ट टाइम जो भी मैं आपको कहूँगा कि आप कर लोगे, नहीं करोगे ना। एक नर्स जो लीडर है ना, वो ऑथेंटिक सोर्स किसको कहते हैं, मतलब जो एक बात कहते हैं ना, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे भी आए, वो इसके ऊपर कायम रहते हैं, ठीक है। तो तब ही एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगी। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है। हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी जो इंटरनल वर्किंग कंडीशन है उसको ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट कहते हैं। एक पॉजिटिव और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसमें स्केल कम्युनिकेशन होंगे, उसमें जो है थ्रू टीम वर्क होंगे, उसमें कोलैबोरेशन होंगे, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होंगे, एपिपुरेट स्टॉपिंग होगी, रिकॉग्नाइज मीनिंगफुल रिकग्निशन होंगे और ऑथेंटिक लीडरशिप होंगे। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की, कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है क्या और उसको हम क्यों डिस्कस करते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब क्या है सर, एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोटोकॉल क्या है या अप्रोच कैसा है? देख, एक ऑर्गेनाइजेशन में नर्स की क्या ड्रेस होनी चाहिए, डॉक्टर की क्या ड्रेस होनी चाहिए, नर्सिंग इंस्टीट्यूट में जो नर्सिंग स्टूडेंट्स है उसकी क्या, मेल की क्या ड्रेस होनी चाहिए, फीमेल की क्या ड्रेस होंगी, LHV की क्या ड्रेस होंगे, पोस्ट RN की क्या ड्रेस होंगी, ठीक है। अगर एक एम्प्लाई 10 मिनट्स लेट आते हैं तो इसके लिए क्या रूल है, अगर कोई विद आउट परमिशन छुट्टी कर देते हैं तो इसके लिए क्या रूल है, एक हफ्ते में, एक महीने में आप कितनी छुट्टियां कर सकते हैं, ये सारी क्या है, कल्चर है। देखिए, कल्चर के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकते। आपने देखे होंगे ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो एनुअली अपने एम्प्लॉय को बोनस दे देते हैं, ये उसके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर हैं, कल्चर है, लेकिन ये लाजमी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स वेरीज करते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। लाजमी नहीं है कि मतलब यहाँ पे जो कल्चर एडॉप्ट किया गया है वो दूसरे में। इसके एग्जांपल दे देता हूँ। हमारी यहाँ पे जो आप लोगों की यूनिफॉर्म है, हयात कॉलेज ऑफ नर्सिंग की यूनिफॉर्म से आप लोगों की यूनिफॉर्म चेंज है या नहीं है, मुशर्रफ शौकत कॉलेज ऑफ नर्सिंग से आप लोगों की चेंज है या नहीं है। हमारी कल्चर ये है, उनका कल्चर वो है। उस कल्चर में, उस ऑर्गेनाइजेशन में वो यूनिफॉर्म क्या है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो यूनिफॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये उसका कल्चर है और आपका यूनिफॉर्म हमारा कल्चर है। समझ में आ गई बात। हम 4 एब्सेंटीज पे आप लोगों को शॉर्ट अटेंडेंस में लेकर आते हैं, आप लोग एग्जाम में नहीं जाते। ऐसे इंस्टीट्यूट है कि वो 10 पे भी नहीं ले करते, क्योंकि उसका कल्चर है, ये हमारा कल्चर है। सही है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कल्चर होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं। कल्चर का मतलब क्या है, इनविजिबल रूल्स होते हैं।
ठीक है, या अनरिटन रूल्स कहते हैं आप, या अनस्पोकन वर्ड्स भी आप कह सकते हैं। मतलब आप खुद समझ आ जाएंगे कि अगर मैं किसी भी इस यूनिफॉर्म में किसी को भी देख लूं तो मुझे डायरेक्टली समझ आ जाएगी कि ये नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं बिल्कुल सफेद यूनिफॉर्म में किसी को भी देख लूं हॉस्पिटल में तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि ये नर्स है। अगर मैं स्कर्प में किसी को देखूं तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि क्रिटिकल केयर का कोई एम्प्लॉय है। ठीक है, तो ये क्या है, कल्चर है। कल्चर एक अनस्पोकन या अनरिटन या इनविजिबल कुछ रूल्स होते हैं, सही है, तो उसको क्या कहते हैं, कल्चर। अब हर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसकी कल्चर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से क्या करते हैं, वेरियस करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। लाजमी नहीं है कि सबकी ऑर्गेनाइजेशन एक जैसे होगी। कौन वर्क कोट जो है वो पहनेगा, ठीक है, आपने कौन सी शूज में आने हैं, कौन से टाई आपने पहनने हैं, ठीक है, कौन से मतलब आपके शर्ट होनी चाहिए, ये सारी क्या है, कल्चर है। कब आप छुट्टी कर सकते हैं, कब आप छुट्टी नहीं कर सकते, कौन से ऐसे रूल है, तो इसको क्या कहते हैं, कल्चर। समझ में आ गई बात, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कल्चर होते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो कल्चर में आपके क्या हो गए, आपके मतलब यूनिफॉर्म हो गई, जी, रिपोर्टिंग टाइम हो गई, लीव पॉलिसी हो गई, हायरिंग हो गई आपकी, जो भी है रिक्रूटमेंट हो गई, ये सारी क्या है, कल्चर में। हर कल्चर का अलग, कोई टेस्ट ले लेते हैं, कोई इंटरव्यू ले लेते हैं, कोई कुछ कुछ, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुख्तलिफ हेल्थ सिस्टम की। मुख्तलिफ हेल्थ सिस्टम है ना, कौन कौन से हैं, कौन कौन से हेल्थ सिस्टम है जो लोगों को हेल्प, नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा जी। टाइप ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। कितने टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जी। हॉस्पिटल क्या है, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, तो द वन ऑफ देम इज अ हॉस्पिटल जी। हाँ, कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज, ये क्या है, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज क्या है, अगर कोई पेशेंट है कैंसर के साथ है तो इसके ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन तो नहीं होते ना, या अगर कोई डायबिटीज क्लिनिक है तो क्या डायबिटीज क्लिनिक में एक टाइम पे आप जाके ठीक हो जाते हैं, जब तक आपकी जिंदगी है आप उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जितनी भी ये डायबिटीज क्लिनिक और ये कार्डियो जितनी भी है ये आपके हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, एम्बुलेटरी केयर सेंटर। एम्बुलेटरी केयर सेंटर का क्या है, ये हमारे यहाँ इतना ज्यादा नहीं है। एम्बुलेटरी केयर सेंटर, एम्बुलेटरी केयर सेंटर एक पंजाब में ये क्या था, इंट्रोड्यूस किया गया था, आई डोंट नो क्या भी है या नहीं है। उसमें एक जिस तरह एम्बुलेंस होते हैं ना, इसी तरह एक हॉस्पिटल टाइप के एक कार होते हैं, एक मतलब एक वैन होते हैं, और उसमें वो सारी फैसिलिटीज़ होते हैं, उसमें डॉक्टर्स होते हैं, उसमें नर्सिस होते हैं, उसमें बेड होते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ होते हैं, उसमें जितने भी स्टॉप्स होते हैं वो जाते हैं अक्सर गांव में विजिट करते हैं और वहाँ पे लोगों को केयर प्रोवाइड करते हैं। सो एम्बुलेटरी मोमेंट करते हैं, जाते हैं, खुद लोगों के पास जाते हैं। हॉस्पिटल के लिए तो लोग जाते हैं ना, एम्बुलेटरी जो हेल्थ सेंटर होते हैं वो खुद लोगों के पास जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, पाकिस्तान में अगर आपको एम्बुलेंस भी मिल जाए जो आपको हॉस्पिटल लेकर जाए तो ये भी आप लोगों के ये नियामत है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए, सही है। 4 नंबर पे क्या है, होम हेल्थ केयर एजेंसी। ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे कराची में, केयर एजेंसी। ये बाहर कंट्री में बहुत ज्यादा है,
लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम आपको ये मिलेगी होम हेल्थ केयर एजेंसी। कराची में ये है, इवन कि आगा खान भी ये इसके लिए एम्प्लॉय जो है वो हायर करते हैं। और फिर जहाँ पे भी नीड होते हैं ना, जो अक्सर हमारे यहाँ जो अमीर लोग होते हैं तो उसको नीड्स होते हैं, मुझे नर्स चाहिए फॉर द केयर, ठीक है, मुझे डॉक्टर्स चाहिए जिसको हम फैमिली डॉक्टर्स कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो इसमें ये जो केयर है वो प्रोवाइड की जाती है, मुख्तलिफ एजेंसीज होते हैं, वो एम्प्लॉय को हायर करते हैं और फिर जहाँ पे नीड होते हैं, जिस एम्प्लॉय की नीड होते हैं वो एजेंसी उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ नंबर पे क्या है? फ्री स्टैंडिंग क्लिनिक। मुख्तलिफ जगह पे जो छोटी छोटी क्लिनिक ओपन की जाते हैं और वो लोगों को क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। जी, इसके अलावा टेम्परेरी सर्विस एजेंसीज भी हैं। ये क्या है टेम्परेरी? जो टेम्परेरी सर्विस एजेंसीज होते हैं ना, जिस तरह आपने कुवैत में देखा होगा, उसका अलग एक डिपार्टमेंट बन जाते हैं और लोगों को उसी बेस पे, अगर किसी जगह पे एक ऐसी सिचुएशन आ जाते हैं जो आउटब्रेक आ जाते हैं किसी चीज़ के, तो वहाँ पे कैंप लगाए जाते हैं। हाँ, अक्सर हम मेडिकल कैंप जो कहते हैं ना, आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाएंगे, वहाँ पे मेडिकल कैंप लगाएंगे, तो इसको आप टेम्परेरी सर्विस एजेंसीज में आप काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स। हॉस्पिटल क्या है? हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जिसमें मुख्तलिफ लोग काम करते हैं ना, हमने पहले कहा था। लॉन्ग टर्म केयर ऑर्गेनाइजेशन है, फैसिलिटीज़ है, जिस तरह मैंने डायबिटीज़ क्लिनिक और इसकी बात की। एम्बुलेटरी केयर सेंटर है, होम हेल्थ केयर एजेंसी है, प्री स्टैंडिंग क्लिनिक्स है और टेम्परेरी सर्विस जो होते हैं। सही है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अब हम लास्ट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है और शॉर्ट भी है। वो क्या है पता है? लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? क्या क्या है? हाँ, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल। एक मिडल है, एक लोअर लेवल मैनेजमेंट है। तीन टाइप की मैनेजमेंट है, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। जो टॉप लेवल है ना, उसको मैनेजरियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मैनेजरियल। और जो मिडिल लेवल है उसको क्या कहते हैं? सुपरवाइजरी। ये दूसरा नाम है उसके, ठीक है, सुपरवाइजरी। और जो लोअर लेवल है उसको क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या कहते हैं उसको? ऑपरेशनल भी कहते हैं उसको। लेवल सही है। अब जो टॉप लेवल मैनेजरल जो होते हैं उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं और इसका काम क्या है? आपने कॉलेज की आप बात कर ले, नहीं सीओ नहीं है। आपके कॉलेज में सबसे ऊपर कौन है जो पॉलिसी बनाते हैं? नहीं, जो पॉलिसी बनाते हैं बीओजी। क्या? बीओजीज, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। उसमें टॉप लेवल के लोग होते हैं और उसका काम होता है पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी बनाना, मुख्तलिफ पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो है आपके सुपरवाइजरी। ये कौन हो सकते हैं आपके? इसमें आपके सीईओ भी आ सकते हैं, इसमें आपके डायरेक्टर भी आ सकते हैं, इसमें आपके एमडी भी आ सकते हैं, इसमें आपके प्रिंसिपल भी आ सकते हैं, वो सारे इसमें आ सकते हैं, ठीक है। सुपरवाइजरी कौन से हैं?
मैनेजर, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके अगर हम बात करें तो HOD नहीं, या वाइस प्रिंसिपल जो हैं, ठीक है, जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं वो सारे आ जाते हैं। अगर हम स्कूल की बात करें, अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो उसमें आपके जो मैनेजर्स होते हैं या जो सुपरवाइज़र होते हैं या जो हेड नर्स होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। और ऑपरेशनल लेवल में कौन होते हैं? जो काम टीचर्स। टीचर, यस, जो एक्चुअली वो काम परफॉर्म करते हैं। ये दोनों जो है ना ये मैनेजमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल BOG पॉलिसी बनाते हैं और जो आपके सुपरवाइजरी है वो उस पॉलिसी को फिर सुपरवाइज करते हैं कि आया वो जो पॉलिसी हमने दिया था वो इम्प्लीमेंट हो रही या नहीं हो रही। लेकिन जो ऑपरेशनल है वही वो लोग हैं जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे बात की, आपकी CEO, डायरेक्टर, प्रिंसिपल ये आप BOG में डाल दें, आपकी जो वाइस प्रिंसिपल है या जो कोऑर्डिनेटर है या आप सुपरवाइजरी में डाल दें, और आपकी जो टीचर है जो आपको एक्चुअली यहाँ पे आकर टीचिंग करते हैं वो ऑपरेशनल में है। अब इसका चेंज ऑफ कमांड या वो किस तरह है? ये जो ऑपरेशनल है ना, ऑपरेशनल वो रिपोर्ट करेंगे मेडल को और मेडल रिपोर्ट करेंगे टॉप को। टॉप वाली जो है वो पूछेंगे मेडल से, मेडल वाले पूछेंगे लोअर से। सही है? तो 3 टाइप की मैनेजमेंट होते हैं। तो MCQs में अगर आ जाए कि कौन से ऐसे मैनेजमेंट लेवल है जो पॉलिसी बनाते हैं, तो कौन से मैनेजरियल है या टॉप लेवल है, कौन से है जो उसको इवैल्यूएट, मॉनिटर या सुपरवाइज करते हैं, मेडल है, और कौन से है जो उसको प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, ऑपरेशनल है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? क्लियर? आप एक टॉपिक सिर्फ आप लोगों की स्लाइड में है उसको थोड़ा डिस्कस कर देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को उसने 2 और टाइप में डिवाइड किया है। एक को कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एक को कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यस, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। देख, इसको ये इतना इजी है, उसको समझने के लिए कुछ करना भी नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा आप लोगों के साथ जो रिलेशन है ये है फॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर बाहर यानी क्लास से बाहर मैं आपके साथ कोई रिलेशन रखूं, यहाँ पे मैं आप लोगों की से फ्री नहीं हो सकता, मैं आप लोगों के साथ गपशप नहीं लगा सकता क्योंकि इट्स नॉट माई जॉब डिस्क्रिप्शन, सही है। लेकिन वहाँ पे मैं आपके साथ लगा सकता हूँ। अगर आप लोगों के आपस में जो रिलेशन है क्या है, क्लासमेट है, तो ये रिलेशन क्या है, फॉर्मल रिलेशनशिप है। लेकिन अगर आपस में आप लोग फ्रेंड्स हैं, एक साथ दूसरे के साथ क्लोज हैं, तो ये क्या है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो फिक्स रूल होते हैं, जो रूल रेगुलेशन होते हैं, उसको फॉलो किया जाता है, उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। उसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी के साथ दुआ सलाम भी नहीं कर सकते, गपशप भी नहीं लगा सकते, किसी की हेल्प भी नहीं कर सकते अगर आपकी पॉलिसी में नहीं है। लेकिन इनफॉर्मल में ये है कि नहीं, आप जो है जो रूल रेगुलेशंस है उससे हट कर भी आप किसी के साथ मिल सकते हैं, किसी के साथ हेल्प कर सकते हैं। और अक्सर जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं उसकी जो एम्प्लॉय होते हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, उसको एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट मिल जाते हैं, एक डायनामिक एनवायरनमेंट उसको मिल जाते हैं। क्लियर? तो इट वाज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अभी सिर्फ स्लाइड को वी विल जस्ट रीड, हम उसको डिटेल से नहीं करेंगे, हटा दें उसको, ठीक है। वी विल जस्ट रीड द स्लाइड, ठीक है। तो आप सिर्फ स्लाइड को जस्ट वी विल रीड ओनली। देख, ये है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सही है। इसकी कुछ डिफरेंस एग्जांपल हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं, जिसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर है, हमने डिटेल से डिस्कस कर दिया है, हाइब्रिड को हमने डिस्कस कर दिया, मैट्रिक्स को डिस्कस कर दिया है, पेयर को डिस्कस कर दिया, सर्विस लाइन स्ट्रक्चर और शेयर, हाँ शेयर गवर्नेंस को हमने डिस्कस नहीं किया था। अब शेयर गवर्नेंस क्या है? शेयर गवर्नेंस ये है कि आप जो मतलब इसमें आप किसी को क्या दे देते हैं, अथॉरिटी दे देते हैं कि वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग को ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो खुद से अपने सारी डिसीजनें
ले सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब इसमें आप किसी भी जो फंक्शनल आपकी जो डिपार्टमेंट है उसको आप इंडिपेंडेंट कर देते हैं, आप उसको इख्तियारात दे देते हैं कि आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं, खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शेयर गवर्नेंस है। देखिए फंक्शनल को हमने डिस्कस कर दिया था, और इसकी एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि एम्प्लॉय को ग्रुप किया जाता है ऑन द बेस ऑफ द स्पेशलिटी, सही है। इसमें देख नर्सिंग है, फार्मेसी है, डाइटरी है, इस तरह जितने भी आपके पास डिपार्टमेंट है, और वो सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं अंडर द सीईओ, ठीक है, या जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं। हाइब्रिड में क्या है, हाइब्रिड में एक होते हैं, देख ये डिविजनल उसने नहीं दिए हैं। डिविजनल में आप डिवीजन डिपार्टमेंट के थ्रू आप डिवाइड करते हैं या प्रोजेक्ट बेस पे आप डिवाइड करते हैं। हाइब्रिड में द कम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के कम्बिनेशन होते हैं उसमें, सही है, ये हमने डिस्कस कर दिया था। अब देख ये फंक्शनल है, ठीक है, ये फंक्शनल है आपके पास, और ये आपके पास प्रोजेक्ट या डेवलपमेंटल है, तो दोनों के कम्बिनेशन है। वीकनेस क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कॉन्फ्लिक्ट अक्सर आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजर के बीच। मैंने कहा ना कि अगर आपको सीईओ कहते हैं कि बेड को खाली कर दे, दूसरा कहते हैं नहीं करें, तो एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं कि आप क्यों इसमें इंटरफेयर कर रहे हो, सही है। ये हाइब्रिड सिस्टम है, सही है। ये जो नर्सिंग है, मेंटेनेंस है, डाइट है, ये कौन सी को शो करते हैं, फंक्शनल को। और ये जो मुख्तलिफ क्लिनिक्स है, आपकी डायबिटिक्स क्लिनिक हो गई या कार्डिक जो क्लिनिक्स है, वो क्या है, डिविजनल है। ये दोनों एक साथ चलते हैं एक ही अम्ब्रेला में, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स में मैंने आपको कहा था कि व्हेन यू हैव मोर देन वन बॉस, सही है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, टू चेंज ऑफ डोमेन होते हैं कमांड्स, ठीक है, टू चेंज ऑफ कमांड्स होते हैं इसमें, क्लियर। फॉर एग्जांपल नर्स मैनेजर है, वो ऑन्कोलॉजी के जो सुपरवाइजर है उसको भी करते हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नर्सिंग है उसको भी रिपोर्ट करते हैं। मैट्रिक्स ये है, देख एक नर्स है, ये एक देख एक नर्स मैनेजर है, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के नर्स मैनेजर है, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द आउट पेशेंट सर्विस को भी रिपोर्ट कर रहे हैं, और वही नर्स मैनेजर जो है वाइस प्रेसिडेंट को भी रिपोर्ट कर रहे हैं, सही है, क्लियर। तो मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप एक से ज्यादा बॉस हो। पैरल में हमने कहा था कि दो सेपरेट लाइन ऑफ अथॉरिटीज होते हैं उसमें। सो पैरल स्ट्रक्चर यूनिक, हाँ हेल्थ केयर में ये बहुत रेयर यूज होते हैं, बहुत कम यूज होते हैं। हेल्थ केयर में सर्विस लाइन सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि सबसे जो रेयर या कॉमनली अनकॉमनली यूज होते हैं वो कौन से हैं, पैरल है, ठीक है। क्योंकि उसमें पैरल में क्या है कि दे एग्जिस्ट बिटवीन द फॉर्मल अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, एट्स क्लिनिकल स्टाफ, पैरल स्ट्रक्चर, मिडल स्टाफ, टू, ये इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है उसमें कि टू लाइन ऑफ अथॉरिटी होते हैं उसमें। Take one line extend from the chief executive, other officer, and other line extend from the medical staff. दो हेड उसमें बैठे होते हैं, एक मेडिकल स्टाफ के हैं और एक चीफ एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, तो दो अलग लाइन है उसमें पैरल। ये हेल्थ में बहुत कम यूज होता है, ठीक है। सर्विस लाइन मैंने कहा था कि एम्प्लॉय को ग्रुप किया जाता है ऑन द बेस ऑफ द पेशेंट की जो टाइप्स है, उसके हिसाब से टीम्स बनाई जाती है। ऑन्कोलॉजी टीम है, कार्डियोलॉजी टीम है, सर्विस के लिहाज से। तो ये कह रहे हैं कि मोर कॉमन इन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा कि अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि मोस्टली कौन सी यूज होता है, तो सर्विस लाइन्स में यूज होते हैं। सर्विस लाइन स्ट्रक्चर आल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट लाइन्स या सर्विस इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर भी उसको कहते हैं। ये तीन नेम है इसके, सही है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एंड सर्विस लाइन स्ट्रक्चर क्लिनिकल सर्विस आर ऑर्गेनाइज अराउंड द पेशेंट। इसमें फोकस किस चीज के ऊपर है, पेशेंट की टाइप, कि पेशेंट किस टाइप की पेशेंट है, कैंसर की है, डायबिटीज है, क्या है, with specific condition. One of the strength of the service line structure is the potential of rapid change and changing environment because each division is specialized in its. एक तो है कि आप कह सकते हैं कि रैपिड रिस्पांस होता है उसमें, क्योंकि हर चीज़ के लिए अपना अपना टीम बना होता है। तो उसी टाइम पे सिचुएशन जब डेवलप होते हैं तो आपके पास सारे टीम अवेलेबल होते हैं, वो डायरेक्ट आते हैं और रिस्पांस कर देते हैं, सही है। देखिए है सर्विस लाइन, देख ये एक एग्जीक्यूटिव है, इसके अंदर एक ऑन्कोलॉजी की अपनी टीम है। ऑन्कोलॉजी में कौन है,
एक नर्सिंग स्टाफ उसमें है, डाइटरी वाली है, फार्मेसी है, स्टोरमैन है। इस तरह कार्डियोलॉजी की अलग टीम है, उसमें भी वही नर्सिंग, डाइटरी, फार्मेसी, स्टोर। इस तरह बॉन्स यूनिट की अलग टीम है, उसमें भी वही नर्सिंग, डाइटरी और फार्मेसी, वो सारी उसमें मिलकर है, एक टीम बनाते हैं। ठीक है। शेयर गवर्नेंस में मैंने आपको कहा कि इसमें क्या कहते हैं, शेयर गवर्नेंस एज अ प्रोसेस बाय एम्पावरिंग नर्सिंग। इसमें आप एम्पावर करते हैं, उसको अथॉरिटी देते हैं, उसको इंडिपेंडेंसी देते हैं, आप खुद से अपनी डिसीजन ले सकते हैं। सही है। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट एंड कल्चर। मैंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल जो वर्क कंडीशन है। ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से हमने डिफाइन किया था कि स्केल कम्युनिकेशन है, ट्रू कोलैबोरेशन है, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, एक्यूरेट स्टॉपिंग, मीनिंगफुल रिकग्निशन और ऑथेंटिक लीडरशिप। फिर हाउ टू असेस ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, किस तरह हम असेस कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि क्वालिटी आपकी जो जी सही है। One way to assess the organizational environment is to evaluate the quality of those hired for the key position in the organization. किस तरह आप एक ऑर्गेनाइजेशन की जो एनवायरनमेंट है उसको असेस करते हैं। आप उसकी टीएल को देख ले, आप उसकी सुपरवाइजर को देख ले, आप उसके मैनेजर को देख ले, जो टॉप लेवल पे जो लोग हैं उसको आप इवैल्यूएट कर ले। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सुपरवाइजर है, जब आप उसको इवैल्यूएट करते हैं, आप उससे बात करते हैं, उसकी कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त है, लिसनिंग है उसमें, मतलब लिसनिंग स्केल है उसमें, वो आपकी बात सुनते हैं, अच्छी तरीके से आपको रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी एनवायरनमेंट है। सही है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज अदर हैंड एंड द बेसिक assumptions of and value held by the members of organizations. These are often known as the unstated rules are of the games. For example, who wear the lab coat, मैंने कहा ना कि लैब कोट कौन पहनेगा, कौन से यूनिफॉर्म होंगे। ठीक है। इसमें जी when is report given and to whom, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपनी कल्चर होते हैं ना, कोई डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है, कोई सीईओ को रिपोर्ट करता है, कोई प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते हैं, कौन किसको रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। फिर क्या है, टाइप्स ऑफ द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, हमने इसको डिस्कस कर दिया था कि हॉस्पिटल है, लॉन्ग टर्म फैसिलिटी है, एम्बुलेटरी है, तो दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमने डिस्कस कर दिया था कि टॉप लेवल या मैनेजरियल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूटिव या मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, और सुपरवाइजरी या ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। तो इसमें हमने एक मिस्टेक किया था कि सुपरवाइजरी को हमने मेडल में डाला था। तो मेडल में एग्जीक्यूटिव है और ऑपरेटिव या ऑपरेशनल में सुपरवाइजरी भी है। ठीक है। मैनेजरल या एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मेन काम क्या होते हैं, प्लानिंग करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, ये सारे काम क्या इसका है। और बोर्ड ऑफ गवर्नर BOGs अक्सर उसमें शामिल होते हैं। एग्जीक्यूटिव या मिडिल जो मैनेजमेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट वो करते हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग। देखिए, जो टॉप लेवल या मैनेजर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना वो डिपार्टमेंट को देखते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट के अलग मैनेजर होंगे, सर्जिकल के अलग होंगे, तो ये क्या है, एग्जीक्यूटिव है। सही है। और ये टॉप जो लेवल होते हैं उसको रिपोर्ट करते हैं चीजें। जो सुपरवाइजरी है या लोअर लेवल ऑफ मैनेजर है, इसको फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहते हैं। दे एट्रीब्यूट एट द बेस ऑफ जो बेसिक ऑपरेशन कौन करते हैं। हाँ, दे आर एसेंशियल या पर्सनल टू कम्युनिकेट विद द फंडामेंटल प्रॉब्लम टू द ऑर्गेनाइजेशंस एट हायर लेवल। दे सॉल्व इशू फॉर द वर्कर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द maintenance of accurate relationship with organization. They also responsible for the training, supervising, directing and operating employee. Policy को implement कौन करते हैं, lower level। सही है। Difference between the formal and informal. Formal को मैंने कहा कि organization and where job each member clearly define whose authority, responsibility and accountability are fixed. ठीक है। फॉर्मल में और एक अपना जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, उस जॉब डिस्क्रिप्शन की बेस पे आप काम करते हैं, इससे आगे पीछे आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इनफॉर्मल में क्या है, इनफॉर्मल विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। किस तरह, इज नेटवर्क और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप व्हेन द पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है। आप हर एक ने आपस में दोस्त बनाए होते हैं। ठीक है।
लेकिन ये उसमें अंदर होते हैं। देख, अगर मीनिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक अलग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो होते हैं जिसमें फिक्स रूल होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं, और इनफॉर्मल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्रिएशन अगर हम बात करें तो क्या है ये, डिलिबरेटली बाय द टॉप मैनेजमेंट और स्पॉन्टेनियसली बाय द मेंबर। सही है। अगर पर्पस की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, टू फुलफिल द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इनफॉर्मल का क्या है, टू सेटिस्फाई द सोशल एंड जो आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, उसके ऊपर फोकस होता है। नेचर की बात करें तो स्टेबल है एंड कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम और नॉट स्टेबल। ठीक है, कल आप चेंज हो जाएगी, जिस तरह अब वो पुराना रिलेशन तो नहीं रहा ना जो पहले था, तो ये अनस्टेबल होता है, किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें कंट्रोल मैकेनिज्म की, तो जो डेफिनेटली जो आपके फॉर्मल होते हैं वो ज़्यादा कंट्रोल में होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, इनफॉर्मल में इतना नहीं होता। फोकस की बात करें तो वर्क परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस होता है फॉर्मल में, और इनफॉर्मल में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर फोकस होता है। अथॉरिटी बात करें तो मेंबर आर बाउंड बाय द हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर, हर एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन इसमें ऑल मेंबर आर इक्वल, सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। सही है। साइज की बात करें तो लार्ज है और ये स्मॉल है। सो इट वाज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है so now you can ask.